गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका अच्छी क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और जैसे कि हम लास्ट क्लास में बच्चों लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे, और इसी में आज कुछ और क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनका एक बार फटाफट से क्विक रिविजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था आप लोगों के सामने कि हमें एक्सप्रेशंस के मीनिंग बताने थे। तो इसमें पहला एक्सप्रेशन था इन ग्रेट ड्रेड ऑफ। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का मीनिंग होता है बच्चों फेयरफुल इन एंटिसिपेशन ऑफ समथिंग, कि किसी अननोन के आने से या फिर कुछ होने से पहले, अनहोनी होने से पहले जो हमें डर लगता है, दैट इज कॉल्ड इन ग्रेट ड्रेड ऑफ। काउंटेड ऑन मीन्स कि किसी पे भरोसा करना या ट्रस्ट करना। थम्ड एट द एजेस मीन्स कि किसी चीज को बार बार फ्रीक्वेंटली उठाने की वजह से वो क्या हो गई है, घिस चुकी है साइड से। इन यूनिसन का मतलब होता है एक सुर में एक साथ। अ ग्रेट बसल का मतलब है बच्चों बहुत ज्यादा चहल पहल होना। और रिप्रोच आरसेल्व्स का मतलब होता है कि डिसअप्रूवल शो करना, निराशा शो करना और निंदा शो करना। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड। फ्रेंड्स से क्या एक्सपेक्टेड था कि वो क्या प्रिपेयर करके आए? तो उससे प्रिपेयर करने थे बच्चों लेसन्स ऑन पार्टिसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स ने उस दिन क्या अनयूजुअल नोटिस किया स्कूल में? तो वो था एब्सेंस ऑफ रूटीन कमोशन। जो और दिन की तरह भागा दौड़ी स्कूल में हुआ करती थी, शोर शराबा था, डेस्क का ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता था, वो सब उस दिन और यूनिसन में एक सुर में जो बच्चे चैप्टर्स गा रहे होते थे, वो सारी चीजें मिसिंग थी। और टीचर्स अपने रूलर के साथ क्या कर रहे होते थे, टेबल पे उसे रैप कर रहे होते थे, वो भी उस दिन सुनाई नहीं दे रहा था। हसल वसल को रिप्लेस कर दिया था एक स्ट्रेंज स्टिलनेस ने, और ऐसा लग रहा था कि जैसे आज क्या होगा, एक संडे मॉर्निंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या देखने को मिलता है? तो बुलेटिन बोर्ड पे बच्चों क्या लिखा था? एक ऑर्डर आ रखा था बर्लिन से, जो ये कहता था कि अब से एल्सासे और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट इज क्या बदलाव लाए गए जो ऑर्डर आया था बर्लिन से उसके द्वारा? ठीक है, तो बदलाव क्या आए थे बच्चों कि जितना भी हसल बसल था स्कूल में वो उस दिन पूरी तरह से शांत हो चुका था। मिस्टर हेमिल बच्चों के साथ बहुत ज्यादा उस दिन सिंपैथी शो कर रहे थे, और उन्हें जो चैप्टर है बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ पढ़ा रहे थे। वहीं पे बच्चे भी अपने लेसन को बहुत ज्यादा अटेंशन के साथ सुन रहे थे, और दिन वो लोग उनका ध्यान इधर उधर रहता था, बट आज वो बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने पाठ को समझ रहे थे, लेसन को पढ़ रहे थे। बैक बेंचेस में आज कौन बैठे थे? विलेजर्स बैठे हुए थे अपने टीचर मिस्टर हेमल को रिस्पेक्ट शो करने के लिए, और उन्हें इस बात का रिग्रेट था कि उन्होंने कभी स्कूल टाइम से अटेंड नहीं किया और अपनी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं दी। ठीक है, और आज लोगों की फीलिंग्स के अंदर भी बदलाव था। वो अपनी कंट्री के लिए और अपनी नेटिव लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता दे रहे थे। सब लोग बहुत ज्यादा उदास थे, और उदासी इस बात की थी कि वो जो अपॉर्चुनिटी, जो अवसर उन्हें मिले, प्रदान हुए, वो उसका फायदा नहीं उठा पाए, और वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को ढंग से नहीं सीख पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स की भावनाएं कैसे बदली मिस्टर हेमल को लेकर के और स्कूल को लेकर के। ठीक है, तो फ्रेंड्स को भावना इसलिए बदलती है, फीलिंग इसलिए चेंज होती है क्योंकि उसे शॉक लगता है कि जब वो जानता है कि मिस्टर हेमल का ये आज आखिरी लेसन है और वो कल से यहाँ से चले जाएंगे, और बर्लिन से कोई नया टीचर आएगा जो उन्हें जर्मनी पढ़ाएगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा। क्लियर? फिर उसकी फीलिंग्स जो है मिस्टर हेमल के लिए वो बदल जाती हैं। पहले वो मिस्टर हेमल को एज अ स्ट्रिक्ट टीचर और क्रैंकी टीचर समझता था, लेकिन आज वो उनके प्रति एक फॉन्डनेस डेवलप करता है, और इवन मिस्टर हेमल भी बच्चों को बहुत ही ज्यादा सिंपैथी के साथ और पेशेंस के साथ पढ़ाते हैं। ठीक है, वो फ्रेंड्स मिस्टर हेमिल के पेन और एग्नी को भी समझ पा रहा होता है कि उन पे क्या गुजर रही होगी, और उसे अपने टीचर के लिए भी बहुत ज्यादा सिंपैथी होती है, और उसका स्कूल उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह बन जाता है। उसके बुक्स और उसके लेसन्स उसे ऐसे लगते हैं कि वो पुराने दोस्त हैं जो उसे छोड़ के जाने वाले हैं, और वो उस पेन को भी रियलाइज कर पाता है कि फ्रेंच मेंट टू हिम, कि फ्रेंच उसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आज अपना लेसन बहुत ही ज्यादा अटेंटिव होकर के सुनता है, और आज उसे जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स लगा करते थे वो आज बहुत ही इजीली समझ भी आ रहे हैं। इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज प्रेशियस, कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए कितनी प्रेशियस थी। इस बात को वो लोग क्यों रियलाइज करते हैं और इससे क्या होता है?
जो क्राउड था बच्चों बुलेटिन बोर्ड के बाहर और जो विलेजर्स थे वो इस बात की महत्वपूर्णता को समझ पाते हैं, महत्व को समझ पाते हैं कि उनके लिए उनकी लैंग्वेज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। और आज इवन मिस्टर हेमल भी अपने कर्तव्यों का पालन बहुत अच्छे से करते हैं। वैसे वो और दिन भी करते थे, लेकिन आज वो बच्चों की फीलिंग्स को भी समझते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा पेशेंट होके उनको पढ़ाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि मिस्टर हेमल सेज कि लोगों को किसी चीज की इंपॉर्टेंस तब होती है जब वो चीज उनसे छिन जाती है। ठीक है। इट वॉज द ऑर्डर। और वो क्या चीज थी बच्चों? एक ऑर्डर आया था बर्लिन से जो ये कहता है कि अब से फ्रेंच लैंग्वेजेस नहीं पढ़ाई जाएंगी। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन हमने जो किया था वो था बच्चों कि जब किसी किसी भी देश के जनता को गुलाम बना लिया जाता है तो उन गुलामी की बेड़ियों से निकलने का सिर्फ एकमात्र रास्ता होता है, यानी कि जो गुलामी की जंजीरों को जो चाबी खोल सकती है वो क्या होती है? वहां की लैंग्वेज और कल्चर। ठीक है। तो इसको एग्जांपल्स दे करके आपको सपोर्ट करना है इस बात को। तो हम आंसर लिखेंगे बच्चों, सम एग्जांपल्स ऑफ द नेटिव लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम इट्स पीपल, कि ऐसे कुछ उदाहरण जहां पर कि वहां की नेटिव लैंग्वेज को वहां के लोगों से छीन लिया गया था। एंड और इम्पोजिशन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्करर, और जिस कंट्री ने, जो कॉन्करर है, जिसने हुकूमत करी है वहां पे, जिसने कब्जा किया है, वो अपनी भाषा को इम्पोज कर रहा है, यानी कि जोर जबरदस्ती से उनसे बुलवा रहा है। तो ऐसे क्या एग्जाम्पल मिलेंगे बच्चों? हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो पोर्चुगीज इसका एग्जाम्पल है, बिकमिंग द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ अंगोला। पोर्चुगीज कहाँ की लैंग्वेज बन गई? अंगोला की लैंग्वेज बन जाती है। इंग्लिश इम्पोज ऑन द वेरियस सेल्टिक पीपल्स, इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत से सेल्टिक लोगों के ऊपर डाला जाता है। हम खुद अपना एग्जांपल दे सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को हमारे ऊपर इंडिया में भी थोपा गया था, थोपने की कोशिश की गई थी, बट वो तो हमारा कल्चर है और हमारी हिंदी भाषा की महानता है कि उसने कभी भी अपने कल्चर को और अपने अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को झुकने नहीं दिया अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी विचारधारा, अंग्रेजी तौर तरीकों के सामने। क्लियर? स्पेनिश इम्पोज ऑन द बास्क एंड कैटलन्स, स्पेनिश लैंग्वेज को भी बास्क और कैटलन्स पे डाला गया। टर्किश को डाला गया, इम्पोज किया गया बच्चों कुर्द्स लोगों पे। ठीक है। जो कुर्द होते हैं उनको जबरदस्ती टर्किश लैंग्वेज उन पे इम्पोज की गई। तो इस तरह के बहुत से एग्जांपल्स आपको हिस्ट्री में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसको नोट करेंगे इन एग्जांपल्स को और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है दैट कंटेन्स वर्ड्स फ्रॉम मेनी अदर लैंग्वेजेस, जिसमें जो वर्ड्स हैं बहुत सारी दूसरी भाषाओं से भी लिए गए हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आजकल की जो मॉडर्न हिंदी है बच्चों, ठीक है, मॉडर्न हिंदी में जो वर्ड्स हैं आपको बाहर कई सारी लैंग्वेजेस के देखने को भी मिल जाते हैं। ठीक है। मॉडर्न लैंग्वेज, मॉडर्न हिंदी यानी कि जिसको आमतौर पे बोली भाषा में हम लोग यूज करते हैं। उसमें कुछ उर्दू के शब्द भी आ जाते हैं, कुछ अफगानी शब्द हैं, कुछ तुर्की शब्द हैं, कुछ पुर्तगाली शब्द हैं, ऐसे बहुत से शब्द हैं। ठीक है। कुछ स्पेनिश शब्द हैं, इवन कुछ इंग्लिश शब्द भी है। जैसे हम डॉक्टर कहते हैं हिंदी में, तो वो कहाँ से आया? वो एक इंग्लिश वर्ड डॉक्टर से आया है। ठीक है। तो इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेम इन द सेम मैनर बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो दूसरे लैंग्वेजेस से लिए गए हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने दिए गए हैं, इनको आप क्या करेंगे? नोट करेंगे और साथ ही साथ याद भी करना है कि ये वर्ड कौन सी लैंग्वेज का है। ठीक है। देखो बच्चों एग्जाम्पल, जैसे पहला वर्ड है पिटाइट। क्लियर? कौन सी भाषा से लिया गया है बच्चों? ये लिया गया है फ्रेंच भाषा से। इट्स अ फ्रेंच वर्ड, और जो यूज होता है पिटाइट किसके लिए यूज होता है बच्चों? एक, हम कह सकते हैं इट्स यूज फॉर अ फीमेल। ठीक है। एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए जो कि बहुत ही पतली है, ठीक है, उसके लिए ये शब्द का उपयोग होता है, कहलाता है पिटाइट। किंडरगार्टन जो वर्ड है बहुत ही फेमस वर्ड है, ये जर्मन लैंग्वेज से लिया गया है। कैपिटल वर्ड लिया गया है लैटिन भाषा से। डेमोक्रेसी ये लिया गया है बच्चों ग्रीक लैंग्वेज से। और बाजार आप लोगों को पता ही है, बाजार हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है। अब फाइंड आउट द ओरिजिन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये वर्ड्स तो आपको एग्जांपल में दिए गए थे, बाकी जो नीचे फॉलोइंग वर्ड्स हैं इनके ओरिजिन को आपको बताना है कि ये वर्ड्स कहां से आए हैं, इनका मूल क्या है। तो पहला वर्ड देख लेते हैं टाइकून। टाइकून एक तूफान होता है बच्चों, और जो ये शब्द है टाइकून, ये आया है आपका जैपनीज लैंग्वेज से। वेरी गुड। नेक्स्ट है ट्यूलिप। ट्यूलिप आपको पता ही है, ट्यूलिप
एक फ्लावर होता है, दिस इज अ फ्रेंच वर्ड। लोगो आप सभी जानते हैं, लोगो होता है जैसे किसी कंपनी का लोगो हो गया, किसी ब्रांड का लोगो हो गया, जिसे हम लोगो कहते हैं, वो एक ग्रीक वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड इज बारबेक्यू। बारबेक्यू है बच्चों स्पेनिश वर्ड। बारबेक्यू आप लोगों को पता है, जिसमें क्या करते हैं, किसी भी मांस मछली को क्या करा जाता है, कोयलों के ऊपर भुना जाता है, दैट इज कॉल्ड बारबेक्यू। ये अपने आप में क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है। क्लियर? ओके, एक वर्ड मिस हो गया बच्चों यहाँ पे, बैंडिकूट। बैंडिकूट एक वर्ड है जो कहाँ से आया है, तेलुगु लैंग्वेज से आया है, और इसका मतलब होता है स्मॉल रैट, एक छोटा सा चूहा। क्लियर? वरेंडा हम सभी को पता है, जिसे हम बरामदा कहते हैं, हिंदी भाषा से आया है। रोबोट ये जेक वर्ड है, ठीक है। जेक रिपब्लिक आप लोगों ने सुना होगा, एक कंट्री है जेक रिपब्लिक, वहां की जेक भाषा से ये वर्ड आया है, रोबोट। जीरो एक इटालियन वर्ड है। ये जीरो शब्द आया है बच्चों इटालियन, इटली से, लेकिन जीरो का डिस्कवरी किसने की है, आप सब जानते हैं, हमारे प्यारे देश भारत ने, महान देश भारत ने इसकी खोज की है। और हमने इसे नाम जीरो नहीं दिया था, हमने इसे क्या नाम दिया था, शून्य। क्लियर? स्काई जो वर्ड आया है, ये एक नॉर्वेगियन वर्ड है। और ट्रैक, आप लोगों को पता है पहाड़ में चढ़ना क्या कहलाता है, ट्रैक, ये डच वर्ड है। ठीक है बच्चों, तो इन सभी वर्ड्स के ओरिजिन आप लोगों को पता चल गए, मालूम हो गए, आप इनको नोट करेंगे, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। फ्रेंच ये सोचता है, आप लोगों ने ये लाइन पढ़ी थी ना चैप्टर के बीच में, कि फ्रेंच ये सोच रहा होता है कि जिस तरह से वो जोर जबरदस्ती से हमें अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा को हटा करके जर्मन बोलना सिखा रहे हैं, तो क्या जो पिजन्स आपस बाहर बैठे हुए हैं, क्लासरूम के बाहर बैठे हैं, क्या ये इन्हें भी जर्मन भाषा सिखाएंगे, या इन पे भी जर्मन भाषा को थोपेंगे कि तुम भी जर्मन लैंग्वेज में बात करो। व्हाट कुड दिस मीन, और इसका क्या मीनिंग होगा। ठीक है, इस लाइन का क्या मीनिंग हो सकता है, एक सिंपल मीनिंग नहीं है इस लाइन का, काफी डीप मीनिंग है, काफी गहरा मतलब है, तो इसको समझते हैं। लैंग्वेज इज इनहेरेंट टू कल्चर एंड आइडेंटिटी। लैंग्वेज किस बात का प्रतीक होता है, इनहेरेंट होता है बच्चों, हमारी भाषा हमारे दर्शाती है हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को, और हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान को। The authority of human beings is restricted only to false boundaries that can be controlled. जो हमारी अथॉरिटी है, ह्यूमंस, इंसानों को किसमें बांध दिया गया है बच्चों, बाउंड्रीज में। ठीक है, हमें एक कह सकते हैं, हम एक तरह की लक्ष्मण रेखा या फिर किसी तरह के बॉर्डर में हम लोगों को इनक्लोज कर दिया गया है कि हम इससे बाहर नहीं जा सकते। और ऐसा क्यों किया गया है, ताकि कुछ लोग, सोसाइटी के कुछ लोग पूरी सोसाइटी को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, अपने मुताबिक चला सके। नेचर एंड अदर थिंग्स कैन नॉट बी गवर्न्ड बाय सुपरफिशियल लॉज। लेकिन वो लोग इंसानों को भले ही अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, लेकिन कुदरत को नहीं। ठीक है, क्योंकि कुदरत के कानून अपने अलग होते हैं। और जो एनिमल्स हैं बच्चों, या फिर बर्ड्स हैं, ये सब भी किसके अंदर आते हैं, कुदरत के अंदर ही आते हैं। By taking the reference of making the pigeons learn German, the author is pointing to this very constraint. और ये बात जब वो कह रहा है कि पिजन से भी क्या वो जर्मन भाषा बुलवाएंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे कटाक्ष करता है, यानी कि इस बात पे वो हाईलाइट करना चाहता है कि इंसान भले ही दूसरे इंसान को क्या कर सकता है, अपना गुलाम बना सकता है, लेकिन क्या वो नेचर, कुदरत को भी अपना गुलाम बना सकता है? नहीं, वो कुदरत के साथ खिलवाड़ कर सकता है, लेकिन जब कुदरत अपने विराट स्वरूप में आती है, अपना विकराल रूप दिखाती है, तो जो इंसान की जितनी भी करी हुई मेहनत है, वो सबकी सब क्या हो जाती है बच्चों, मिट्टी में मिल जाती है। हमने देखा है कई बार ऐसे केसेस में कि इंसान जानवरों को भी अपना गुलाम बनाता है, और हमेशा से बनाता है। ठीक है, यहाँ तक कि छोड़ मतलब जो नॉर्मल एनिमल्स हैं, जैसे हॉर्सेस हो गया, काउ, बुल, बफेलो, इन सबको तो वो बहुत पहले ही क्या कर चुका है, पैट कर चुका है, अपने अकॉर्डिंग चलाता है। जब तक उसका इनसे फायदा होता है वो उनको यूज करता है, और जिस दिन फायदा खत्म हो जाता है वो उन्हें छोड़ देता है उनकी हालत पर। बट यहाँ बात हो अगर वाइल्ड एनिमल्स की, तो उसमें इंसानों ने वाइल्ड एनिमल्स को तक नहीं छोड़ा है। आप अगर कभी सर्कस वगैरह में गए होंगे बच्चों, तो आपने वहां देखा होगा, जैसे वाइल्ड एनिमल लाइक बियर, लायन, टाइगर, उनको भी उन्होंने क्या कर रखा है, टेम कर रखा है, यानी कि अपना पालतू बना रखा है, और अपने इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उन्हें चला रहे हैं, उनसे जंप करवा रहे हैं, उन्हें खड़ा कर रहे हैं, उन्हें बिठा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमेशा से रही हैं कि जो इंसान है वो सबको क्या करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, जो कि सही चीज नहीं है। ठीक है, नेचर के अकॉर्डिंग हर चीज कैसी रहनी चाहिए, फ्री विल रहनी चाहिए, जिसकी
कुदरत के कानूनों के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होनी चाहिए, हमें किसी चीज को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा जैसे पैरेट्स होते हैं और कई सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आपने इंसान की भाषा बोलते देखा होगा, जिनको ट्रेन किया जाता है कि वो इंसानी भाषा बोले, जो हम चाहें उस तरह का हमें गाना सुनाए। ये सारी चीजें भी ये इस पॉइंट को क्या करती है, रेफर करती हैं कि इंसान अपनी जो हुकूमत है ना सिर्फ इंसानों पर बल्कि जानवरों पर भी क्या करने की कोशिश करता है, थोपने की कोशिश करता है। This sentence could possibly mean that however hard the authorities try to embed the German language in the culture of Alsace-Lorraine, the natural status of French for them will remain unchanged. और शायद ये सेंटेंस के थ्रू जो ऑथर है या फिर हम मान सकते हैं फ्रेंच है, वो ये कहना चाहता होगा कि क्या वो पिजन से भी जर्मन बुलवाएंगे, यानी कि अगर जर्मन अल्सासे और लॉरेन के लोगों पर जानबूझकर ये थोपने की कोशिश भी करें कि तुम जर्मनी बोलो, लेकिन वो उनके दिलों से, ठीक है, जो जगह है उनकी, उनके कंट्री की, फ्रांस की, और उनकी लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज की, उसको कभी भी हटा नहीं सकते हैं। वो हमेशा अनचेंज रहने वाली है। फ्रेंच फ्लोज इन द एयर एंड द एंटायर प्लेस इज इम्ब्यूड विद रिस्पेक्ट। फ्रेंच उनकी हवा में बहती है, उनकी भाषा। इवन दो दे ट्रेन स्टूडेंट्स इन जर्मन, वो वहां के स्टूडेंट्स को जर्मन में ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, द बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन वुड रिमेन अनचेंज। लेकिन जो बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा, भले ही स्कूल में उनको जर्मन सिखाई जाए, लेकिन घर जाकर तो वो आपस में कैसे बात करेंगे, फ्रेंच लैंग्वेज में ही बात करेंगे। शायद ये हो सकता है कि फ्रेंच इस और इशारा करना चाहता था। आई होप दिस इज क्लियर। तो नोट करें बच्चों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस टू अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन अ स्टेट। किसी भी राज्य में एक, आप लोगों ने माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होगा बच्चों। एंड माइनॉरिटी, जो भी लोग ज्यादा तादाद में होते हैं, जिनकी क्या होती है, पॉपुलेशन ज्यादा होती है, दे आर मेजॉरिटी, और जिनकी पॉपुलेशन कम है बच्चों, वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। और हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कहेंगे यहाँ पे कि अगर मान लीजिए 51% है, 51% और 49%, तो 49 वाले माइनॉरिटी हो गए, 51 वाले मेजॉरिटी हो गए। इसको हम माइनॉरिटी नहीं कहेंगे, माइनॉरिटी कहेंगे मान लीजिए 1%, कोई 2%, 10% एंड मैक्स टू मैक्स 20%। यहां तक के लोगों को हम माइनॉरिटी में काउंट करेंगे, ठीक है। ये सब माइनॉरिटीज आ जाती है जैसे, और ये माइनॉरिटी सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस में, बहुत सी बेसिस में हो सकती है। मान लीजिए लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकती है, जैसे कोई स्टेट है जहां पे हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है बेंगलोर, ठीक है। क्या एग्जांपल है बच्चों, पंजाबीज इन बेंगलोर। तो बेंगलोर कहाँ पे आता है, कर्नाटका। और कर्नाटका में कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चों, कन्नड़, ठीक है। कन्नड़ लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है, तो कन्नड़ बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, तो दैट इज मेजोरिटी। और वहां पे कुछ पंजाबीज भी रहते होंगे, तो बहुत ही ज्यादा कम लोग होंगे, तो उनकी जो लैंग्वेज है वो क्या आ जाती है, माइनॉरिटी में आ जाती है। तो ये मेरा कहने का मतलब है, और यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी कि एक माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी है किस बेसिस पे, उनकी भाषा, लिंग्विस्टिक मतलब उनकी भाषा, भाषा के बेसिस पे माइनॉरिटी है, वो अपने आप को इस मेजॉरिटी वाले स्टेट में कैसे जिंदा रखती है, अपनी भाषा को कैसे जिंदा रख पाती है। क्या वो भी मान लीजिए पंजाबी बेंगलोर में आके कन्नड़ सीखने लग जाते हैं, वो भी कन्नड़ लैंग्वेज में बात करने लगते हैं, या फिर वो अभी भी अपनी पंजाबी को क्या करते हैं, बचा करके रखते हैं। तो ये हमें बताना है। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझाएंगे, जैसे पंजाबीज बेंगलोर में अपनी लैंग्वेज को कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं, तमिलियंस मुंबई में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कनाडिगास, कनाडिगास दिल्ली में कैसे सरवाइव कर रहे हैं, जहां पे दिल्ली में आपको पता ही है मोस्टली क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, खड़ी बोली हरियाणवी बोली जाती है, ये लैंग्वेजेस बोली जाती है, ठीक है। और गुजरातीज कोलकाता, जहां पे बांग्ला बोली जाती है, वहां कैसे सरवाइव कर रहे हैं। तो देखेंगे, a linguistic minority in a state does not have as much liberty to exercise linguistic skills as the natives of the state। इसका मतलब है
कि जो एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होती है उसे किसी भी राज्य में इतनी ज्यादा लिबर्टी नहीं होती है, यानी कि इतनी फ्रीडम नहीं होती है कि वो अपनी लैंग्वेज को प्रैक्टिस कर सके, लिंग्विस्टिक स्किल्स को और बढ़ा सके। जितनी फ्रीडम, जितनी लिबर्टी वहां के ही जो लोग हैं उनके पास होती है। इसको आप कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए बच्चों पंजाबीज और बेंगलोर वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई पंजाबी बेंगलोर में जाके पंजाबी सीखने की क्लासेस नहीं ऑर्गेनाइज कर सकता, या फिर कुछ ऐसा शो ऑर्गेनाइज नहीं करेगा जहां पे सब लोग पंजाबी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, ठीक है, पंजाबी फोक डांस हो रहा हो, फोक कल्चर हो रहा, इस तरह की चीजों को उतना वो नहीं करता है, ना तो उस स्टेज से उतना सपोर्ट आता है, और ना ही वो ऐसा कर सकता है कि फॉर एग्जाम्पल एक पंजाबी बेंगलोर में वर्क कर रहा है ऑफिस, ठीक है, तो या तो वहां पे इंग्लिश यूज होगी लैंग्वेज ऑफिस में, या फिर आइदर दे विल स्पीक इन हिंदी, और ज्यादा से ज्यादा फिर वो अपनी लोकल लैंग्वेज उसका यूज करेंगे, नेटिव लैंग्वेज का यूज करेंगे। ऐसा तो आपको देखने को नहीं मिलेगा कि एक पंजाबी बेंगलोर में जाके पंजाबी में कस्टमर से डील कर रहा है, पर पंजाबी में बात कर रहा है, तो वो अपनी लैंग्वेज का इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दे इनिशियली ट्राई टू लर्न द जार्गन्स इन ऑर्डर टू कोप। उन्हें क्या करने पड़ते हैं, उन्हें सबसे पहले तो वहीं की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, क्योंकि वो अपनी भाषा नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, अपनी भाषा बोलेंगे तो मोस्टली मेजोरिटी तो दूसरी लैंग्वेज वाली है, वो आपकी बात को समझ ही नहीं पाएगी। तो बेसिक बेसिक चीजें आप लोगों को दूसरी भाषा की सीखनी पड़ेंगी विद द डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप कुछ सामान लेने जा रहे हैं मार्केट में, तो आपको बेसिक चीजें हैं वो, अगर आप सामान नहीं ले खरीद पाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए चीजों को खरीद पाना जो आपकी बेसिक डेली लाइफ को सपोर्ट करेंगे, तो वहां पे आपको वो चीजें सीखनी है, बहुत डिटेल में नहीं जाना, लेकिन बेसिक चीजें सीखनी है ताकि आप एटलीस्ट सर्वाइव कर पा सकें उस नई जगह पर। एंड फाइनली बिगिन टू अंडरस्टैंड द नेटिव लैंग्वेज, और जैसे जैसे आप वहां पे रहते हैं तो धीरे धीरे आप वहां की लैंग्वेज को समझने लगते हैं विद रेगुलर इंटरेक्शन, क्योंकि आपका इंटरेक्शन होता रहता है वहां के लोगों के साथ। एट द वर्क प्लेस एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश और द लिंक लैंग्वेज हेल्प्स अ लॉट टू कोप अप विद द वर्क। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वर्क प्लेस पे जहां पे आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और या फिर आप किसी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो वहां आपकी मदद इंग्लिश लैंग्वेज कर लेती है, क्योंकि वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो चाहे कहीं से भी हो इंसान, नॉर्थ इंडिया से हो, साउथ इंडिया से हो, ईस्ट इंडिया से हो, वेस्ट इंडिया से हो, इंग्लिश सबको आती है, ठीक है। इवन हम हिंदी को भी नहीं कह सकते, हिंदी क्या है कि नॉर्थ इंडियंस को हिंदी काफी अच्छी आती है, लेकिन जैसे आप साउथ में जाएंगे वहां पे हिंदी उतनी नहीं है, तो अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि मैं हिंदी के थ्रू सर्वाइव कर लूंगा, तो वो भी बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है यहाँ पे जो सब बोलते हैं, चाहे आप साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो या फिर वेस्ट हो, बेसिक इंग्लिश हर कोई समझता है। तो इंग्लिश एक लिंक बन जाता है सब लोगों को जोड़ने का, और आप वर्क और अपने लर्निंग प्रोसेस में कोप अप कर पाते हैं। बट वेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द बेसिक नॉर्म्स, लेकिन अगर बात आती है वर्क से बाहर, आप दिन भर अपने ऑफिस में तो नहीं रहेंगे, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं रहेंगे, वहां से बाहर निकलेंगे, मार्केट में जाएंगे, ठीक है, स्मॉल शॉप्स में जाएंगे, वहां पे इंटरेक्ट करेंगे शॉप सेलर के साथ, किसी सब्जी मंडी में जाएंगे, वहां पे सब्जी लेंगे, तो वहां पे आप इंग्लिश तो नहीं बोलेंगे, वहां के लोग नहीं समझेंगे इंग्लिश, तो वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इन ऑर्डर टू सोशलाइज वन डज फेस अ सॉर्ट ऑफ लिंग्विस्टिक बैरियर, तो वहां पे सोशलाइज होने के लिए, लोगों से घुलने मिलने के लिए आपको एक लिंग्विस्टिक बैरियर फेस करना पड़ता है, यानी कि भाषा के रूप में एक विरोध आपको देखने को मिलता है। क्योंकि अगर दो लोग आपस में बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो सोशलाइज होना चाह रहे हैं, दोस्त बनना चाह रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते, तो फिर जब तक हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो फ्रेंडशिप होना भी थोड़ा मुश्किल है। टू कीप देयर लैंग्वेज अलाइव, अपनी लैंग्वेज को अलाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए वो क्या कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कैन फॉर्म स्मॉल कम्युनिटीज। तो फिर क्या करते हैं, आप बहुत सी जगह पे ऐसा देखेंगे कि जो कम्युनिटीज होती है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती हैं, वो अपनी एक क्या बना लेती हैं बच्चों, एक ग्रुप बना देती हैं, जहां पे कि सभी माइनॉरिटीज आकर के इकट्ठा होती हैं और सेलिब्रेट करती हैं अपने लैंग्वेजेस को। जो आपके फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, लोकल फेस्टिवल्स होते हैं, उनको सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अपने जो ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, उनको जिंदा रखा जा सके, ठीक है। जैसे पंजाबीज अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं वहाँ सभी पंजाबी मिलकर, ताकि जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है वो सीख सके। अगर वो मान लीजिए अपने कल्चर्स को, ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तो वो ट्रेडिशंस उन्हीं के साथ खत्म हो जाएंगे, वो पंजाब तक ही सीमित रह जाएंगे, जो पंजाबी बाहर है वहां पे वो सारे कल्चर खत्म हो जाएगा। मोreover दे कैन कंटिन्यू टू स्पीक देयर नेटिव लैंग्वेज एट देयर होम्स, और साथ ही साथ वो क्या कर सकते हैं कि अपनी नेटिव लैंग्वेजेस को वर्क प्लेस पे नहीं
बाहर नहीं, पर कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं? अपने घरों पे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, अपने पेरेंट्स के साथ बोल करके प्रैक्टिस कर सके हैं, ताकि बच्चे उन्हें देख देख के सीखे। लर्न द लैंग्वेज। पीपल मस्ट इवन ट्राई टू विजिट देयर नेटिव प्लेसेस। लोगों को अपने नेटिव जगह पे जाने की भी कोशिश करनी चाहिए कि बीच बीच में वो समय निकाल करके जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां जाएं, अपने आने वाला नई जनरेशन को भी वहां पे ले जाएं एट रेगुलर इंटरवल्स इन ऑर्डर टू स्टे क्लोज टू देयर रूट्स, ताकि वो जो अपनी रूट्स हैं, उनकी जो जड़ें हैं, जहां से वो बिलोंग करते हैं, उनके क्लोज रह सके। ठीक है, उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो रीति रिवाज है, वो अभी भी उनके साथ मिला जुला रहे। तो इस तरह से बच्चों आप इसके आंसर को नोट करेंगे। इज इट क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन को बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज write a paragraph for about 100 words arguing for against having to study 3 languages at school। कि हमें स्कूल में 3 भाषाएं पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, इसके फेवर में आपको बोलने हैं, अपना व्यूज रखने हैं सामने, और इसके अगेंस्ट में, इसके खिलाफ भी जो इसके फेवर में नहीं है कि हाँ 3 लैंग्वेजेस नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में भी अपने पॉइंट्स रखने हैं। तो एक काइंड ऑफ डिबेट हो जाता है, आर्ग्यूमेंटेटिव वो है, ये फॉर्मेट है। तो सबसे पहले फॉर सपोर्ट में रखे जाएंगे बच्चों कुछ पॉइंट्स। वो क्या है? नॉलेज ऑफ एडिशनल लैंग्वेज गिव्स एन एज। कि अगर हम एक नई लैंग्वेज सीखते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? एक एज मिलता है, यानी कि हमारी जो नॉलेज है उसमें एक और ज्यादा हम कुछ नया चीज ऐड कर पाते हैं। जैसे नॉलेज को अगर हम एक स्वॉर्ड से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, एक तलवार से कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर हम जितनी ज्यादा चीजें नहीं सीखेंगे, हमारी उस तलवार की धार और तेज होती जाएगी। मेक्स अ पर्सन मोर कॉम्पिटेटिव। फिर वो पर्सन और ज्यादा कॉम्पिटेटिव होता है जिसे जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस आती हैं। पुराने जमाने में आप लोगों को याद होगा बच्चों, उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा महान समझा जाता था, बहुत बुद्धिमान समझा जाता था, जिसे ज्यादा से ज्यादा भाषाएं आती थी। टुडेज फास्ट पेस वर्ल्ड, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विद फ्लुएंसी इन अ फॉरेन लैंग्वेज, मल्टीनेशनल कंपनीज सेंड प्रोफेशनल्स फॉर ऑन साइट प्रोजेक्ट्स टू अदर कंट्रीज। और जैसे कि आज की डिमांड है कि बच्चों क्या कर रही हैं, कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज बन चुकी हैं जो दूसरे नेशंस के साथ ट्रेड करती हैं। तो वहां पे हम अगर अपने पर्सन को भेजना चाहते हैं तो उसे वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए। ऐसे में अगर जिसे लैंग्वेज आती है तो उसको बहुत बेनिफिट मिलता है। वो ट्रांसलेटर का काम कर सकता है, इंटरप्रेटर का काम कर सकता है, टूरिस्ट गाइड भी बन सकता है जो टूरिस्ट को एक्सप्लेन कर सके। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन थ्रू नेटिव लैंग्वेज, और इस तरह से हम अपने नेटिव लैंग्वेज को भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं अगर हम नेटिव लैंग्वेज को भी स्कूल में सिखाएं, हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ। अब अगर इसके अगेंस्ट में पॉइंट्स लिखने हो तो आप क्या लिखेंगे? स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी बर्डन विद 2 लैंग्वेजेस। कि स्टूडेंट्स पे पहले ही बहुत बड़ा बर्डन रहता है 2 लैंग्वेज सीखने का, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। नो नीड फॉर अ थर्ड लैंग्वेज। और तीसरी लैंग्वेज को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी लैंग्वेज अगर हम सिखाएंगे तो उससे और ज्यादा बर्डन बढ़ जाएगा बच्चों को, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और ऊपर से हमने लैंग्वेज के 2 सब्जेक्ट रखे हुए हैं, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, कई कई स्कूल में संस्कृत भी रहती है। और इसके अलावा हम एक नेटिव लैंग्वेज को भी अगर ऐड कर दें तो बच्चों का जो सिलेबस है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उनके लिए पढ़ाई कर पाना एक डिफिकल्ट टास्क बन जाएगा। No natural inclination for foreign language. Foreign language not of much use in daily life. और फॉरेन लैंग्वेज सिखाने का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज स्कूल में डेली लाइफ में काम नहीं आती। किसी को अगर बाद में जाके बाहर जाना है तो वो बाद में भी इस फॉरेन लैंग्वेज को सीख सकता है। जरूरी नहीं कि उसे स्कूल लेवल से ही फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाए, बिकॉज डेली लाइफ में फ्रेंच लैंग्वेज हो गई, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हो गई, वो आपके काम नहीं आ रही है। जब वो आपके काम आएगी तो आप उसको उस टाइम भी सीख सकते हैं। शुड नॉट बी फोर्स ऑन पीपल, लैंग्वेज को दूसरे लोगों पे फोर्स नहीं करना चाहिए, गलत बात है। बी टॉट ओनली टू दोज हु डिमांड, ये लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ उन्हें सिखाई जानी चाहिए जो उसकी डिमांड करते हैं, यानी कि ऑप्शनल होनी चाहिए, थोपी नहीं जानी चाहिए। टाइम एंड एफर्ट शुड नॉट बी वेस्टेड ऑन समथिंग ऑफ नो क्लियर यूज, जिसका कोई उपयोग ही नहीं है उसे सिखाने में ना तो समय वेस्ट करना चाहिए, ना ही रिसोर्सेज वेस्ट करने चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हमने देखे फॉर और अगेंस्ट में इसके कुछ पॉइंट्स। With this, students, we will end today's class. Now we will meet in the next class. Till then, take care, have a good day, and thank you, students.